हेलो दोस्तों, आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर अपन बीएससी सेकेंड ईयर का ये जो पेपर फर्स्ट है ये जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वाला जो अपना पेपर है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में अपना डिस्कशन चल रहा था। ठीक है, जिसमें माइक्रोबायोलॉजी वाला मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला जो पोर्शन है यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकेंड, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में अपना डिस्कशन हो चुका था। ठीक है, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड के अंदर कौन सा इम्पोर्टेंट पोर्शन है, कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, उनके बारे में अपने उनका रिवीजन कर लिया था। नेक्स्ट अपन अब बात करते हैं यूनिट थर्ड की। देखिए, इस पेपर के अंदर यूनिट थर्ड और यूनिट फोर जो है वो बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित है, जिसमें यूनिट थर्ड के अंदर जो प्लांट टिश्यू कल्चर है उसके ज़्यादातर टॉपिक्स हैं, जैसे प्लांट टिश्यू कल्चर, इसके एप्लीकेशन, प्रोटोप्लास्ट कल्चर क्या होता है, सेलुलर टोटिपोटेंसी क्या है, एंथर कल्चर क्या है, ठीक है, या एम्ब्रियो कल्चर क्या है और इसके क्या एप्लीकेशन या क्या अनुप्रयोग हैं, ये सब यूनिट थर्ड के अंदर है। ठीक है, यूनिट फोर्थ के अंदर जो एडवांस्ड बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है, जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पीसीआर है, cDNA लाइब्रेरी है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, ये सारे टॉपिक्स यूनिट फोर के अंदर है। यूनिट थर्ड की यदि अपन बात करें तो इसके अंदर जैसे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन बताते हैं सेलुलर टोटिपोटेंसी, सेलुलर टोटिपोटेंसी या कोशिकीय पूर्ण सख्तता, सेलुलर टोटिपोटेंसी या कोशिकीय पूर्ण सख्तता। ठीक है, एक तो ये टॉपिक है। अब इस सेलुलर टोटिपोटेंसी के अंदर भी कैलसिंग या कैलस भवन क्या होता है, ठीक है, इसके अलावा डिफरेंशिएशन या विभेदन क्या होगा और मॉर्फोजेनेसिस क्या है, ये तीनों टॉपिक्स इस सेलुलर टोटिपोटेंसी के अंदर कवर हो जाएंगे। ठीक है, सेलुलर टोटिपोटेंसी के अलावा जैसे माइक्रो प्रोपेगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपेगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन क्या होता है, ये कैसे किया जाता है, और माइक्रो प्रोपेगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन के अनुप्रयोग क्या है, क्या यूजेज इसके हैं, इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद में थर्ड जो अपन क्वेश्चन बता सकते हैं वो है प्रोटोप्लास्ट कल्चर से रिलेटेड, प्रोटोप्लास्ट कल्चर या जीवद्रव्य संवर्धन जिसे कहा जाता है। प्रोटोप्लास्ट का कल्चर कैसे करेंगे, दो अलग अलग प्लांट सेल्स के प्रोटोप्लास्ट को आपस में फ्यूज, जिसे आप सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, वो आप कैसे करेंगे, उसके क्या यूज है, इनके बारे में अपन बात करते हैं। टिश्यू कल्चर के एप्लीकेशंस या अनुप्रयोग क्या है। ठीक है, प्लांट टिश्यू कल्चर जो है पादप उत्तक संवर्धन, उसके अनुप्रयोग या एप्लीकेशंस क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यदि अपन बात करें जो एंथर कल्चर है, एंथर एंड एम्ब्रियो कल्चर, एंथर और एम्ब्रियो कल्चर कैसे किया जाता है और इसके एप्लीकेशन या अनुप्रयोग क्या है, इन सब पॉइंट्स के बारे में अपन को इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करना है। ठीक है, सेलुलर टोटिपोटेंसी, माइक्रो प्रोपेगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन, प्रोटोप्लास्ट कल्चर क्या है, एंथर यानी कि परागकोश और भ्रूण का संवर्धन कैसे किया जाएगा और इनके अनुप्रयोग या एप्लीकेशंस क्या है, इन सब के बारे में अपन को डिस्कशन करना है। सबसे पहले अपन बात करते हैं सेलुलर टोटिपोटेंसी या कोशिकीय पूर्ण सख्तता की। देखिए, सेलुलर टोटिपोटेंसी या कोशिकीय पूर्ण सख्तता क्या है कि किसी भी पादप की कोशिका के अंदर ये क्षमता होती है कि वो सारे के सारे प्लांट का निर्माण एक सेल के द्वारा हो सकता है। सेल की इस पोटेंसी को टोटिपोटेंसी या पूर्ण सख्तता कहा जाता है, यानी कि पादप के हर भाग की हर कोशिका के अंदर, प्रत्येक कोशिका के अंदर ये क्षमता होती है कि वो संपूर्ण पादप का निर्माण कर सकती है, वो पूरे के पूरे पादप का निर्माण कर सकती है, और इसे ही सेलुलर टोटिपोटेंसी या कोशिकीय पूर्ण सख्तता कहते हैं।
किसी भी पादप कोशिका को यदि उचित संवर्धन माध्यम पर कल्चर मीडिया, जिसके अंदर सारे वो पोषक पदार्थ उपस्थित है, जिस कल्चर मीडिया के अंदर जो किसी पादप की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हार्मोन है, जैसे वहाँ टेम्परेचर है, लाइट इंटेंसिटी है, ये सारे फैक्टर्स यदि अवेलेबल करवाए जाएं किसी सेल को, किसी प्लांट सेल को, तो वो प्लांट सेल पूरे के पूरे प्लांट का निर्माण करने की क्षमता रखती है। कई सेल्स ऐसी भी देखी गई जिनमें हॉर्मोन्स की कंसंट्रेशन जब आप चेंज करते हैं कल्चर मीडिया के अंदर, तो पादप के अलग अलग भाग का निर्माण हो जाता है। जैसे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन यदि ज़्यादा देंगे कल्चर मीडिया में, तब उससे रूट वाले पार्ट का निर्माण हो जाता है। यदि आप ऑक्सीजन की बजाय कोई दूसरा हार्मोन ज़्यादा देंगे, जैसे काइनेटिन हार्मोन की अपन बात करते हैं, वो ज़्यादा हार्मोन देंगे, तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है शूट या स्टेम का डेवलपमेंट हो और रूट का डेवलपमेंट ना हो। तो कल्चर मीडिया के अंदर कौन सी कंडीशंस हैं, कल्चर मीडिया के अंदर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन्स की क्या क्या कंसंट्रेशन है, इसके आधार पर वो जो पर्टिकुलर सेल या कोशिका है वो अपने अपने प्लांट पार्ट का निर्माण कर सकती है। ठीक है, पूरा का पूरा प्लांटलेट या पादपक जो है उसका निर्माण भी एक सेल से हो सकता है। ठीक है, इसे पर बोलते हैं सेलुलर टोटिपोटेंसी या कोशिकीय पूर्ण शक्तता। सेलुलर टोटिपोटेंसी या कोशिकीय जो पूर्ण शक्तता है वो भी 3 स्टेप या 3 चरणों के अंदर कंप्लीट होती है, जिसमें सबसे पहला जो चरण है वो है कैलसिंग। कैलसिंग यानी कि कैलस का निर्माण। ठीक है, उसके बाद में नंबर 2 है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन या जिसे विभेदन कहा जाता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन या विभेदन इसे कहा जाएगा। और नंबर 3 की यदि अपन बात करें वो है मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस या संरचना विकास। मॉर्फोजेनेसिस या संरचना विकास, इन 3 स्टेप या 3 चरणों के अंदर कोशिकीय पूर्ण शक्तता कंप्लीट होती है। कई बार एग्जाम्स के अंदर डिफरेंशिएशन या मॉर्फोजेनेसिस के ऊपर कई बार शॉर्ट नोट टाइप का क्वेश्चन भी आ जाता है, तो वहां पर ये सेलुलर टोटिपोटेंसी वर्ड ना दे करके मॉर्फोजेनेसिस संरचना विकास नाम से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये क्या है, इन तीनों स्टेप्स के अंदर क्या होता है उसके बारे में अपन बात करते हैं। जैसे सबसे पहली स्टेप है कैलसिंग। कैलस क्या होता है? जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का ग्रुप जो है, अविभेदित कोशिकाओं का समूह जो है, उसे कैलस कहा जाता है। तो जब किसी सेल को, जब किसी प्लांट सेल को आपने उपयुक्त संवर्धन माध्यम के अंदर रखा, उस उपयुक्त संवर्धन माध्यम के अंदर सेल लगातार डिवाइड होकर के एक सेल्स का ऐसा ग्रुप या गुच्छा बनाती है जिन सेल्स का फंक्शन अब तक डिसाइड नहीं हुआ है। अनडिफरेंशिएट सेल्स का ग्रुप जो है, अविभेदित कोशिकाओं का जो समूह है, उसे क्या कहा जाता है? कैलस कहा जाता है। और कैलस निर्माण की प्रक्रिया को कैलसिंग कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कैलस का निर्माण होगा। कैलस का निर्माण होने के बाद में कैलस की जो अलग अलग सेल्स हैं उनका डिफरेंशिएशन या विभेदन होगा। मतलब इस पर्टिकुलर सेल से प्लांट के इस पार्ट का निर्माण होना है, इन पर्टिकुलर सेल से प्लांट की रूट बनेगी, इन पर्टिकुलर सेल से प्लांट का शूट वाला पार्ट बनेगा। ये सब इस डिफरेंशिएशन या विभेदन प्रक्रिया के अंदर डिसाइड होता है। और लास्ट में डिफरेंशिएशन होने के बाद में मॉर्फोजेनेसिस या संरचना विकास होता है। संरचना विकास या मॉर्फोजेनेसिस के अंदर क्या होगा? प्लांट के जो अलग अलग ऑर्गन है, अलग अलग जो अंग हैं, उनका निर्माण संरचना विकास या मॉर्फोजेनेसिस के अंदर होगा। पादप के जो अलग अलग अंग हैं उनका निर्माण मॉर्फोजेनेसिस या संरचना विकास प्रक्रिया के अंदर होगा। अब मॉर्फोजेनेसिस या संरचना विकास को भी अलग अलग फैक्टर्स या अलग अलग कारक प्रभावित करते हैं। जैसे
हार्मोन्स की कंसंट्रेशन कितनी है। जैसा कि मैंने अभी शुरुआत के अंदर ही बताया था, यदि ऑक्सीजन ज़्यादा दे दोगे उस कैलस को तो ऐसी कंडीशन में रूट का डिफ्रेंशिएशन होगा। ऑक्सीजन कम है, काइनेटिन हार्मोन ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में शूट या स्टेम का डिफ्रेंशिएशन होगा या स्टेम का निर्माण होगा। तो मॉर्फोजेनेसिस या संरचना विकास की जो थर्ड स्टेप है सेलुलर टोटिपोटेंसी या कोशिकीय पूर्ण सख्तता के अंदर, ये स्टेप भी अलग अलग फैक्टर्स के द्वारा प्रभावित होती है। ठीक है, जैसे सबसे पहले अपन संरचना विकास को प्रभावित करने वाले यदि कारकों की बात करें तो एक तो एक्सप्लांट को आपने कहां से प्राप्त किया है, एक्सप्लांट या कर्तोतक, यानी कि जिस प्लांट के पार्ट से आपने सेल को आइसोलेट किया था टोटिपोटेंसी या पूर्ण सख्तता के लिए, वो प्लांट का कौन सा पार्ट है। यानी कि कर्तोतक या एक्सप्लांट क्या होता है, प्लांट का वह पार्ट जिसको आप कल्चर के लिए सेलेक्ट करते हैं। तो मॉर्फोजेनेसिस इस बात के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आपने एक्सप्लांट प्लांट के कौन से पार्ट से प्राप्त किया है। लीफ वाले पार्ट से आपने सेल निकाली है, रूट वाले पार्ट से सेल निकाली है, या स्टेम वाले पार्ट से सेल निकाली है, वो भी ये डिसाइड करेगा कि मॉर्फोजेनेसिस या संरचना विकास किस प्रकार से होगा और किस गति से होगा। ठीक है, तो मॉर्फोजेनेसिस को प्रभावित करने वाला पहला कारक या पहला फैक्टर क्या हो गया, एक्सप्लांट या कर्तोतक की प्राप्ति। कर्तोतक या एक्सप्लांट आपने कहां से प्राप्त किया है। ठीक है, सेकंड है एज ऑफ एक्सप्लांट, यानी कि जिस प्लांट के पार्ट से आपने सेल को आइसोलेट किया उस प्लांट के पार्ट की एज क्या है। क्योंकि यंग स्टेज के अंदर किसी भी सेल के अंदर मेरिस्टेमेटिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, उसमें डिवाइडिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। तो यदि आप किसी पादप के यंग पार्ट से सेल को आइसोलेट करते हैं टोटिपोटेंसी के लिए, तब मॉर्फोजेनेसिस ज़्यादा अच्छे से होगा, तब पादप के सभी अंगों का निर्माण अच्छे से होगा। तो मॉर्फोजेनेसिस या संरचना विकास को प्रभावित करने वाला दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है एज ऑफ एक्सप्लांट या कर्तोतक की आयु। ठीक है, इसके अलावा कर्तोतक की साइज क्या है, साइज ऑफ एक्सप्लांट। आपने जो एक्सप्लांट सेलुलर टोटिपोटेंसी के लिए यूज किया वो कितनी साइज का है, इसके ऊपर भी मॉर्फोजेनेसिस डिपेंड करता है। ठीक है, इसके अलावा यदि अपन बात करें प्लांट जो हार्मोन है उनके ऊपर तो डिपेंड करेगा ही करेगा। ऑक्सीन, जिब्रेलिन, काइनेटिन या साइटोकाइनिन, इन हार्मोन्स की कंसंट्रेशन कितनी है वो भी डिपेंड, उसके ऊपर भी मॉर्फोजेनेसिस डिपेंड करता है। इसके अलावा ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है, ऑक्सीजन की जो सांद्रता है, उसके ऊपर भी मॉर्फोजेनेसिस या संरचना विकास जो है वो निर्भर होता है। ठीक है, इसके अलावा कल्चर मीडिया या संवर्धन माध्यम के अंदर कैसी परिस्थितियां हैं, कौन कौन से कल्चर मीडिया के अंदर कौन कौन से आपने केमिकल्स यूज किए हैं, ये सब भी मॉर्फोजेनेसिस या संरचना विकास को प्रभावित करते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये तो हो गया अपना सेलुलर टोटिपोटेंसी का एक बेसिक सा कंसेप्ट और उसका एक क्विक रिवीजन अपने यहां पर किया है। देखिए सेलुलर टोटिपोटेंसी के क्या यूज हो सकते हैं, क्या उपयोग कोशिकीय पूर्ण सख्तता के हो सकते हैं। तो किसी भी एक कोशिका से पूरे के पूरे पादप का निर्माण किया जा सकता है। जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, जो शोभाकारी पादप है, उनमें जल्दी प्लांट्स के प्रोडक्शन के लिए सेलुलर टोटिपोटेंसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। इसके अलावा सेलुलर टोटिपोटेंसी के द्वारा बनने वाली जो प्लांट है वो अपने पेरेंट प्लांट की बिल्कुल कॉपी होते हैं, बिल्कुल अपने जनक पादप से समान होते हैं, एकदम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये कायिक प्रजनन की तरह ही तो है। ये प्लांट के किसी वेजिटेटिव पार्ट से ही तो आप नए प्लांटलेट या नए प्लांट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो जो नया प्लांटलेट या प्लांट बनेगा वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के साथ सिमिलरिटी शो करेगा। जीनोटिपिक लेवल पे यदि अपन देखें तो वो अपने पेरेंट्स से सिमिलरिटी शो करेगा, अपने पेरेंट्स के समान ही होगा। तो ये भी इस सेलुलर टोटिपोटेंसी का एक इम्पोर्टेंट यूज हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यूनिट 3 का जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेलुलर टोटिपोटेंसी या कोशिकीय पूर्ण सख्तता, उसके बारे में अपन ने यहाँ पर डिस्कशन किया है। ठीक है, सेलुलर टोटिपोटेंसी का एक यूज ये भी हो सकता है कि
कि जो एक्सटिंक्ट होने वाले प्लांट है, जो एंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज है, जो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, उनका आप सेलुलर टोटिपोटेंसी या कोशिकीय पूर्ण सख्तता के द्वारा नए प्लांटलेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं और उसको लंबे टाइम तक प्रिजर्व रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, कोई प्लांट जो एक्सटिंक्ट होने वाला है, उस प्लांट की सेल्स को तो आप आराम से किसी कल्चर मीडिया के अंदर या लेबोरेटरी की कंडीशंस के अंदर आसानी से उसको लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। तो उस सेल से आप वो प्लांट बना करके उस प्लांट का जो प्रोटोप्लाज्म है, जीव द्रव्य जो है, उसको आसानी से लंबे टाइम तक स्टोर रख सकते हैं, संचित रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सेलुलर टोटिपोटेंसी के कुछ यूजेज या इसके एप्लीकेशन है। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है इस यूनिट के अंदर वो है माइक्रो प्रोपेगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन। माइक्रो प्रोपेगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन क्या होता है, माइक्रो प्रोपेगेशन की कौन कौन सी स्टेप है, माइक्रो प्रोपेगेशन के क्या इंपॉर्टेंस या क्या यूज इसके है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो सेकंड जो अपना टॉपिक है माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन। देखिए, माइक्रो प्रोपेगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन की यदि अपन बात करें तो किसी भी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से, जैसे नया प्लांट बन रहा है, जैसे ग्राफ्टिंग प्रोसेस है, ठीक है, बडिंग प्रोसेस है, इन सब के द्वारा पादप के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट या कायिक भाग से नए पादप बनाए जाते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में भी टाइम लगता है। माइक्रो प्रोपेगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन एक ऐसा प्लांट टिश्यू कल्चर का मेथड है, एक ऐसी विधि है जिसमें पादप के किसी भी सूक्ष्म भाग से नए पादप का निर्माण बहुत ही कम समय के अंदर किया जा सकता है। इसे माइक्रो प्रोपेगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन बोलते हैं, जिसमें पादप का कोई भी वेजिटेटिव पार्ट, कोई भी कायिक भाग जो है, उसको लेकर के कल्चर मीडिया या संवर्धन माध्यम के अंदर उसे ग्रो करवाया जाता है, उसे उगाया जाता है, जिससे कम समय के अंदर बहुत सारे प्लांटलेट या पादपक प्राप्त किए जा सकते हैं। और इस प्रोसेस को माइक्रो प्रोपेगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन कहा जाता है। सूक्ष्म प्रवर्धन के अंदर कौन कौन सी स्टेप या कौन कौन से चरण फॉलो किए जाएंगे, तो सबसे पहले तो क्या होगा, जिस भी प्लांट के पार्ट का आपको माइक्रो प्रोपेगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन करवाना है, उस प्लांट पार्ट से आपको एक्स प्लांट आइसोलेट करना पड़ेगा। एक्स प्लांट या कर्तोतक आपको प्राप्त करना होगा। कर्तोतक प्राप्त करने के बाद में इस कर्तोतक को आपको स्टरलाइज करना पड़ेगा। स्टरलाइज्ड यानी कि निर्जमीकृत करना पड़ेगा। आपको यह ध्यान रखना होगा कि जो एक्स प्लांट या कर्तोतक आपने किसी पादप से प्राप्त किया है, उसमें किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव का इन्फेक्शन तो नहीं है। उससे बचाने के लिए आपको उस एक्स प्लांट का स्टरलाइजेशन या निर्जमीकरण करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेकंड स्टेप क्या हो जाएगी, स्टरलाइजेशन ऑफ एक्स प्लांट या कर्तोतक का निर्जमीकरण। ठीक है, स्टरलाइजेशन के बाद में आप इस एक्स प्लांट को किसी कल्चर मीडिया के अंदर ट्रांसफर करेंगे, किसी संवर्धन माध्यम के अंदर स्थानांतरित करेंगे। संवर्धन माध्यम या कल्चर मीडिया के अंदर इस एक्स प्लांट की जो सेल्स हैं वो लगातार डिवाइड होकर के कैलस का फॉर्मेशन करेंगी। कैलस का फॉर्मेशन करेगी। कैलस अनडिफरेंशिएटेड ग्रुप्स का या अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का ग्रुप है, अविभेदित कोशिकाओं का समूह है, उसे तो अपन क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं। अब ये कैलस क्या करता है, लगातार पोषक मीडिया से, पोषक जो आपने कल्चर मीडिया या संवर्धन माध्यम यूज किया है, उससे उस कल्चर मीडिया के अंदर जो भी न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है, जो भी पोषक पदार्थ उपस्थित हैं, उनको अवशोषित करता है और लगातार सेल डिवीजन के द्वारा छोटे छोटे प्लांटलेट्स का फॉर्मेशन कर देता है। अब यहां पर ये जो कैलस है, जब संवर्धन माध्यम से आवश्यक पोषक पदार्थों को अवशोषित करता है, तो उस समय कुछ हानिकारक जो केमिकल है वो भी पोषक पदार्थ के अंदर स्रावित कर देता है।
तो जब कैलस का फॉर्मेशन हो चुका है तो उसके बाद में इस कैलस को किसी दूसरे सब कल्चर के अंदर या दूसरे संवर्धन माध्यम के अंदर भी स्थानांतरित किया जाता है, क्योंकि पहले वाले संवर्धन माध्यम के अंदर तो कैलस के द्वारा कुछ ऐसे टॉक्सिक केमिकल सीक्रेट कर दिए गए हैं जो कि कैलस के आगे की वृद्धि को रोक सकते हैं। इसलिए कैलस को आपने दूसरे संवर्धन माध्यम के अंदर स्थानांतरित कर दिया है, जिसे उप संवर्धन या सब कल्चर कहा जाता है। उसके अंदर आपने कैलस को स्थानांतरित कर दिया, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में जब प्लांटलेट या छोटे पादपक बन जाएंगे, प्लांटलेट या पादपक बन जाएंगे तो उनका कठोरीकरण करके उनको किसी गार्डन के अंदर या किसी खेत के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, स्थानांतरित कर दिया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से माइक्रो प्रोपेगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन की प्रक्रिया में पादप के किसी भी कायिक भाग से छोटा सूक्ष्म रूप एक्सप्लांट के रूप में आप लेकर के उसे नए प्लांटलेट का फॉर्मेशन कम समय के अंदर ज्यादा प्लांट्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। और ये है माइक्रो प्रोपेगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन, ठीक है। सूक्ष्म प्रवर्धन के यदि अपन एप्लीकेशंस की बात करें, एप्लीकेशंस या इसके अनुप्रयोग, माइक्रो प्रोपेगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन के अनुप्रयोग क्या है ये भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे अपन सबसे पहला अनुप्रयोग ये बता रहे हैं कि कम समय में ज्यादा प्लांट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। कम समय में ज्यादा पादप, बहुत ही कम समय में अधिक मात्रा में यदि आपको पादप बनाने हैं, जैसे बहुत सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स ऐसे हैं, शोभाकारी पादप ऐसे हैं जिनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, तो ऐसे प्लांट्स का ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करने के लिए आप माइक्रो प्रोपेगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा माइक्रो प्रोपेगेशन के अंदर जो एक्स प्लांट आप सेलेक्ट करते हैं, जो कर्तों तक आप लेते हैं, वो काफ़ी छोटा पार्ट होता है। तो प्लांट, किसी एक प्लांट से बहुत सारे एक्स प्लांट आप आइसोलेट करके एक ही प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। ये भी एक इस माइक्रो प्रोपेगेशन मेथड का इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा हेल्दी और डिजीज लेस यानी कि रोग रहित पादप का निर्माण किया जा सकता है, ठीक है। डिजीज लेस या रोग रहित पादप का निर्माण भी इस माइक्रो प्रोपेगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन तकनीक के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। तो डिजीज लेस या रोग रहित पादप का निर्माण भी माइक्रो प्रोपेगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन तकनीक के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा माइक्रो प्रोपेगेशन से जो छोटे प्लांट बनेंगे, उन छोटे प्लांट्स को आसानी से आप पैक करके एक देश से दूसरे देश में भेज सकते हैं। तो जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं उनको आसानी से एक्सपोर्ट किया जा सकता है, निर्यात किया जा सकता है, क्योंकि माइक्रो प्रोपेगेशन के द्वारा जो प्लांट बनेंगे वो साइज के अंदर काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे होंगे, तो उनको आसानी से पैक करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उनका निर्यात कर सकते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट यूज़ या एप्लीकेशन अपन इसका बता सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा माइक्रो प्रोपेगेशन की जो प्रोसेस है वो वर्ष भर चलती रहती है। जैसे अपन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसमें अपन ग्राफ्टिंग, बडिंग वगैरह की बात करते हैं, वो तो एक स्पेशल मौसम के अंदर ही करी जाती है। जब बारिश का मौसम है, नमी वाला मौसम है, उसी के अंदर अपन वो मेथड यूज़ कर सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या कायिक प्रवर्धन वाले। लेकिन माइक्रो प्रोपेगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन एक ऐसा मेथड है नए प्लांट्स के फॉर्मेशन का जिसको पूरे साल, वर्ष भर अपन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इसके एप्लीकेशंस, माइक्रो प्रोपेगेशन क्या है, कौन कौन सी स्टेप्स के द्वारा माइक्रो प्रोपेगेशन करेंगे और इसके एप्लीकेशंस या अनुप्रयोग क्या है, वो सब अपन ने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। इसके अलावा माइक्रो प्रोपेगेशन की कुछ लिमिटेशंस भी है, कुछ सीमाएं भी है। लिमिटेशंस या सीमाएं ये है कि इसमें जो खर्चा है वो ज़्यादा आता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक रूप से ये थोड़ा सा लागत ज़्यादा होती है। कुछ पादप ऐसे हैं जैसे नारियल वगैरह के,
उनके अंदर माइक्रो प्रोपेगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन जो विधि है वो काम में नहीं ली जा सकती। ठीक है, तो ये कुछ लिमिटेशंस या सीमाएं भी हैं जो अपन इनकी बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट थर्ड के अंदर, वो है प्रोटोप्लास्ट कल्चर, जीव द्रव्य संवर्धन या प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, जीव द्रव्य का संगलन जिसे अपन बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट थर्ड टॉपिक है प्रोटोप्लास्ट कल्चर। प्रोटोप्लास्ट कल्चर या जीवद्रव्यिक संवर्धन। देखिए, सबसे पहले तो प्रोटोप्लास्ट क्या है। प्लांट सेल के अंदर आपको पता है सेल वॉल या कोशिका भित्ति पाई जाती है। यदि अपन किसी भी तरीके से प्लांट सेल की सेल वॉल या कोशिका भित्ति को हटा दें तो उसके बाद में जो स्ट्रक्चर बनती है या जो स्ट्रक्चर बचती है उसे प्रोटोप्लास्ट या जीवद्रव्य कहा जाता है। ठीक है, तो जीवद्रव्य या प्रोटोप्लास्ट क्या है? प्लांट सेल या पादप कोशिका में से यदि अपन सेल वॉल या कोशिका भित्ति को हटा दें तो उसके बाद में जो स्ट्रक्चर बचती है उसे अपन क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट या जीवद्रव्यिक बोलते हैं। और इस प्रोटोप्लास्ट कल्चर एक तरीके से अपन ये कह सकते हैं सेलुलर टोटेपोटेंसी तो है, कोशिकीय पूर्ण सख्तता ही तो है। कोशिकीय पूर्ण सख्तता के अंदर अपन किसी सेल का कल्चर करवा रहे हैं, यहां पर भी प्लांट सेल ही तो है, उसमें से बस सेल वॉल को हटा रहे हैं। अब सेल वॉल को हटाने के अलग अलग तरीके हैं, यानी कि प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट या पृथक करने के अलग अलग मेथड्स हैं जो यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर है। इसके अलावा सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, जिसके अंदर दो अलग अलग प्लांट स्पीसीज से प्रोटोप्लास्ट प्राप्त करके उनको आपस में फ्यूज करवाया जाता है, जिसे अपन प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन बोलते हैं। जिसे क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन या जीवद्रव्यिक संलयन, उसे अपन क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन या जीवद्रव्यिक संलयन बोलते हैं। इसके अंदर दो अलग अलग प्लांट स्पीसीज के प्रोटोप्लास्ट को पहले आइसोलेट किया जाता है, उनको स्टरलाइज किया जाता है और उनके बाद में उन दोनों प्रोटोप्लास्ट को आपस में फ्यूज करवाया जाता है। फ्यूज करवाने के बाद में जो हाइब्रिड या साइब्रिड बनता है उसका कल्चर करवा करके उससे जो नया पादप बनाया जाएगा, इस प्रोसेस को अपन सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। और यहाँ पर जो नया प्लांट उससे बनेगा, उस नए प्लांट के अंदर दोनों प्लांट स्पीसीज के कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे और इस प्रोसेस को प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन या जीवद्रव्यिक संलयन कहा जाता है। और जीवद्रव्यिक संलयन जो है उसके लिए अलग अलग मेथड्स यूज किए जाते हैं और वो अलग अलग मेथड्स कौन कौन से हैं? एक तो जैसे प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के लिए मैकेनिकल मेथड यूज किया जा सकता है, यांत्रिक विधि, मैकेनिकल मेथड। ठीक है, देखिए ये जो प्रोटोप्लास्ट कल्चर है इसके अंदर प्रोटोप्लास्ट कैसे आइसोलेट किया जाता है वो मेथड अपन ने यहाँ पर डिस्कस नहीं की है। ठीक है, वो सब भी आपको ध्यान में रखनी है। प्रोटोप्लास्ट कल्चर के अंदर वो भी आएंगी, उनको यदि आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो ऐप के ऊपर ये सारे प्रोटोप्लास्ट कल्चर को पूरी तरीके से अपन ने वहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, यहाँ पर एक साथ सारा डिस्कशन करना पॉसिबल नहीं है, जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वही अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और उसका भी ऐसा पोर्शन जिससे कि आप फटाफट से पर्टिकुलर टॉपिक का रिवीजन कर सकें, वही पोर्शन अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के अलग अलग मेथड है, जिसमें सबसे पहला मेथड है मैकेनिकल मेथड या यांत्रिक विधि। इसके द्वारा दो अलग अलग प्लांट्स के प्रोटोप्लास्ट या जीवद्रव्य को आपस में फ्यूज करवाया जा सकता है और साइब्रिड या हाइब्रिड का फॉर्मेशन किया जा सकता है। इसके अलावा केमिकल मेथड, रासायनिक विधि, केमिकल मेथड्स, केमिकल मेथड या रासायनिक विधि के अंदर अलग अलग प्रकार के केमिकल्स का यूज किया जाता है, जैसे पॉली इथाइल ग्लाइकोल है, PEG,
ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं जिनके द्वारा दो प्लांट सेल्स के, अलग अलग प्लांट सेल्स के या दो अलग अलग प्लांट स्पीसीज के प्रोटोप्लास्ट को आपस में फ्यूज करवाया जा सकता है। प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन या तो अपने आप हो सकता है, उसे तो अपन स्पॉन्टेनियस फ्यूजन बोलते हैं, जो कि बहुत ही रेयर केस में होता है कि दो अलग अलग प्लांट स्पीसीज के प्रोटोप्लास्ट आपस में अपने आप फ्यूज हो जाए, स्वतः संलयन या स्पॉन्टेनियस फ्यूजन जिसे अपन बोलते हैं। एक होता है इंड्यूस्ड फ्यूजन, और इंड्यूस्ड फ्यूजन के ये टाइप्स हैं, चाहे मैकेनिकल मेथड आप बात कर लीजिए या किसी केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा भी प्रोटोप्लास्ट को आपस में फ्यूज किया जा सकता है, जिसे अपन केमिकल मेथड या रासायनिक विधि बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रिक फ्यूजन, इलेक्ट्रिक फ्यूजन जिसे विद्युत संलयन बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रेजेंस में दो अलग अलग प्लांट स्पीसीज के प्रोटोप्लास्ट या जीव द्रव्यकों को आपस में संलयित करवाने की प्रोसेस को इलेक्ट्रिक फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, जिसमें अलग अलग जो लाइट है, अलग अलग जो इलेक्ट्रिक वोल्ट का करंट है, उसके द्वारा प्लांट स्पीसीज के प्रोटोप्लास्ट को आपस में फ्यूज करवाया जाता है, संलयित करवाया जाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, अब फ्यूजन होने के बाद में, संलयन होने के बाद में जो साइब्रिड या हाइब्रिड प्राप्त होता है उसको कल्चर मीडिया के अंदर कल्चर करवाया जाता है। ठीक है, इनके फ्यूजन से क्या बना, हाइब्रिड बना। अब इन हाइब्रिड में से भी जो बेस्ट हाइब्रिड है उसका सिलेक्शन किया जाएगा, चयन होगा हाइब्रिड का, और चयन करने के बाद में इसे कल्चर करवाया जाएगा। ठीक है, चयन करने के बाद में इस हाइब्रिड का कल्चर या संवर्धन करवाया जाएगा, जिसे हाइब्रिड कल्चर कहा जाता है या हाइब्रिड संवर्धन जिसे कहा जाता है। ठीक है जी, आगे बात समझ में। तो इस प्रकार से प्रोटोप्लास्ट कल्चर या जीवद्रव्यक संवर्धन या प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन किया जाता है। प्रोटोप्लास्ट क्या है, इसका कल्चर कैसे करवा सकते हैं, प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन के द्वारा सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस या कायिक भ्रूणोद्भव कैसे होगा, फ्यूजन के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और लास्ट में ये जो प्रोटोप्लास्ट कल्चर या सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस है, इसके एप्लीकेशंस या इसके अनुप्रयोग क्या है, उनके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब अपन पढ़ते हैं प्रोटोप्लास्ट कल्चर या प्रोटोप्लास्ट जो फ्यूजन है, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस जिसे अपन बोल रहे हैं, उसके एप्लीकेशंस या अनुप्रयोग क्या है। ठीक है, एप्लीकेशंस या अनुप्रयोग, प्रोटोप्लास्ट कल्चर या जीवद्रव्यक संवर्धन के अनुप्रयोग या एप्लीकेशंस के बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखिए, प्रोटोप्लास्ट कल्चर के एप्लीकेशन या अनुप्रयोग की बात करें तो सबसे पहले तो जो साइब्रिड एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज के अंदर कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन इससे हो सकता है, क्योंकि एक प्लांट स्पीसीज है, दूसरी प्लांट स्पीसीज है, उन दोनों से आपने प्रोटोप्लास्ट निकाला और उन प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज किया, तो दोनों प्लांट स्पीसीज या दोनों प्लांट्स के जो कैरेक्टर हैं वो साइब्रिड के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो पहला अनुप्रयोग तो क्या हो गया, दो अलग अलग प्लांट स्पीसीज के कैरेक्टर्स को आप एक प्लांट के अंदर ट्रांसफर करना चाहते हैं, एक प्लांट स्पीसीज के अंदर ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो उसके लिए सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस या प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन मेथड सबसे बेस्ट मेथड है। पहला तरीका या पहला एप्लीकेशन या अनुप्रयोग तो इसका ये हो गया। ठीक है, सेकंड एप्लीकेशन या अनुप्रयोग अपन ये बता सकते हैं कि एक स्पीसीज से, जैसे मान लीजिए कोई प्लांट की स्पीसीज ए है, कोई दूसरी प्लांट की स्पीसीज बी है। ए प्लांट स्पीसीज के अंदर किसी रोग के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न है, या ए प्लांट स्पीसीज के अंदर किसी डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस या प्रतिरोधकता है, जबकि बी प्लांट के अंदर इसका प्रोडक्शन तो ज्यादा है लेकिन इसके अंदर पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस या प्रतिरोधकता नहीं है, तो दोनों प्लांट्स के प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करके जब इनका फ्यूजन करवाएंगे तो इससे जो साइब्रिड बनेगा उस साइब्रिड के अंदर ज्यादा प्रोडक्शन वाला जीन भी आ जाएगा और उस साइब्रिड के अंदर जो किसी डिजीज के अगेंस्ट प्रतिरोधकता दिखाने वाला जो जीन है वो भी आ जाएगा।
तो ये भी एक इसका इंपॉर्टेंट यूज हो सकता है, इसीलिए प्रोटोप्लास्ट कल्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा कई सारे प्लांट्स के अंदर जेनेटिक वेरिएशंस या आनुवांशिक विभिन्नताएं लाने के अंदर भी इस सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस या प्रोटोप्लास्ट कल्चर तकनीक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, वेरिएशंस आएंगी, विभिन्नताएं आएंगी, क्योंकि दो अलग अलग प्लांट स्पीसीज का साइटोप्लाज्म फ्यूज हो रहा है, दो अलग अलग प्लांट स्पीसीज के न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पर अलग अलग जीन्स एक्सप्रेस होंगे नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, तो वेरिएशंस या विभिन्नताएं जो है वो भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस या अनुप्रयोग अपन इसके बता सकते हैं। लेकिन प्रोटोप्लास्ट कल्चर या सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस की कुछ लिमिटेशंस या कुछ सीमाएं भी हैं। जैसे आप ज़्यादातर जो हाइब्रिड या हाइब्रिड बनाते हैं वो स्टेराइल होते हैं। प्लांट बन तो जाएगा, उस प्लांट के अंदर दोनों प्लांट के कैरेक्टर्स आ जाएंगे, लेकिन वो स्टेराइल होगा, वो बंधे होगा, उनसे आगे आप प्रोजेनी नहीं बना सकेंगे। तो स्टेराइल प्लांट प्राप्त करने का कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज या ये कह सकते हैं इसकी जो लिमिटेशन से सीमाएं है, उसमें पहली लिमिटेशन यही है कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर के द्वारा या प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के द्वारा बनने वाला जो हाइब्रिड प्लांट है वो स्टेराइल होता है, वो बंधे होता है। ठीक है, दूसरी लिमिटेशन अपन ये बता सकते हैं कि कई बार डिजायर्ड कैरेक्टर्स के साथ साथ अनडिजायर्ड कैरेक्टर्स जो है, अवांछित जो लक्षण है, जो अपन नहीं चाहते कि हाइब्रिड के अंदर आए, वो लक्षण भी हाइब्रिड के अंदर ट्रांसफर हो सकते हैं। ठीक है, तो दूसरी लिमिटेशन या दूसरी सीमा अपन क्या बता सकते हैं कि प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन या सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के द्वारा बनने वाला जो हाइब्रिड प्लांट है, उस हाइब्रिड प्लांट के अंदर दोनों प्लांट स्पीसीज के अच्छे लक्षण ही ट्रांसफर हो ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ अनवांटेड या अनडिजायर्ड कैरेक्टर्स, अवांछित लक्षण भी उसके अंदर ट्रांसफर हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे भी हाइब्रिड प्राप्त होते हैं जिनका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। हाइब्रिड आपने बना लिया लेकिन उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई उसका महत्व नहीं है। तो इस प्रकार से ये कुछ लिमिटेशंस या सीमाएं हैं जो अपन प्रोटोप्लास्ट कल्चर या प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन टेक्निक की बता सकते हैं। ठीक है जी, तो ये अपना थर्ड टॉपिक है इस यूनिट के अंदर, प्रोटोप्लास्ट कल्चर या जीव द्रव्यक संवर्धन क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन क्या है या सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है, कैसे किया जाता है, कैसे दो अलग अलग प्लांट स्पीसीज के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करवाया जाता है, और प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करवाने के क्या बेनिफिट है, यानी कि प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के एप्लीकेशंस या अनुप्रयोग क्या है, उनके बारे में अपन ने यहाँ पर डिस्कशन किया है। ठीक है, अब अपन अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस यूनिट के अंदर उसकी बात करते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर के एप्लीकेशंस। ये क्वेश्चन जो है वो कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। पादप उत्तक संवर्धन जो है उसके अनुप्रयोग क्या है। ठीक है, प्लांट टिश्यू कल्चर के एप्लीकेशंस या अनुप्रयोग क्या है उनके बारे में भी अपन बात करते हैं। देखिए, प्लांट टिश्यू कल्चर के एप्लीकेशंस या अनुप्रयोगों की यदि अपन बात करें तो उसमें अपन ये बता सकते हैं कि स्पाइसेज या मसाले वगैरह जो हैं, जैसे प्लांट टिश्यू कल्चर, पादप उत्तक संवर्धन के एप्लीकेशन या अनुप्रयोग। ठीक है, पादप उत्तक संवर्धन के अनुप्रयोगों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले जैसे अपन बता रहे हैं स्पाइसेज या मसाले, जो मसालेदार पादप है, ऐसे पादप जिनसे मसाले या स्पाइसेज प्राप्त होते हैं, जैसे हल्दी है, धनिया वगैरह है, इनको आप प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक के द्वारा बहुत ही कम समय में ज़्यादा ऐसे प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं जिनसे स्पाइसेज या मसाला ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो पहला इसका एप्लीकेशन या अनुप्रयोग अपन बता सकते हैं, जो स्पाइसेज या मसाले वाले पादप है उनका निर्माण
कम समय के अंदर ज़्यादा आप प्लांट्स ऐसे बना सकते हैं जिनसे स्पाइसेज या मसाले जो है वो ज़्यादा प्राप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट अपन बता सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ फाइबर्स। जो फाइबर्स या रेशेदार पादप हैं, रेशे जो है उनका उत्पादन भी प्लांट टिश्यू कल्चर या पादप उत्तक संवर्धन के द्वारा किया जाता है। जैसे जूट और कॉटन जो है उनकी ऐसी स्पीसीज या ऐसे प्लांट्स तैयार किए गए हैं जो कि ज़्यादा फाइबर या रेशे प्रदान करने वाले हैं, वो प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा ही पॉसिबल हुआ है। ठीक है, इसके अलावा कम समय के अंदर आप ज़्यादा कपास और जो जूट है उनके प्लांट्स बना सकते हैं, तो ऑब्वियसली जो फाइबर उनसे प्राप्त होगा, जो रेशे उनसे प्राप्त होंगे वो भी ज़्यादा होंगे। तो सेकंड यूज अपन क्या बता सकते हैं, फाइबर्स या रेशे प्राप्त करने के अंदर भी प्लांट टिश्यू कल्चर का इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, थर्ड अपन बता सकते हैं फ्लोरिकल्चर या पुष्पकृषि। फ्लोरिकल्चर या पुष्पकृषि। देखिए, फ्लोरिकल्चर या पुष्पकृषि क्या होती है। फ्लोरिकल्चर या पुष्पकृषि के अंदर जो भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, जो सजावटी पादप है, जिनके पुष्प जो है उनका इकोलॉजिकल या उनका अपन कह सकते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, ऐसे प्लांट्स के जो फ्लावर है, पुष्प जो है, उनका एक्सपोर्ट अपन किसी दूसरी कंट्री के अंदर या दूसरी स्टेट के अंदर कर सकते हैं। इसके लिए फ्लोरिकल्चर किया जाता है और फ्लोरिकल्चर के अंदर प्लांट टिश्यू कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? फ्लोरिकल्चर के अंदर प्लांट से जो फ्लावर या पुष्प प्राप्त होंगे वो कम समय में आप प्लांट टिश्यू कल्चर द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि पादप जो है वो कम समय के अंदर आप ज़्यादा मात्रा में पादप बना सकते हैं, तो उन पादपों से फ्लावर या पुष्प जो बनेंगे वो भी ज़्यादा बनेंगे, जल्दी बनेंगे। तो फ्लोरिकल्चर के अंदर भी इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ शुगर। प्रोडक्शन ऑफ शुगर, जो शुगर केन या गन्ना है उससे आपको पता है ज़्यादातर चीनी का उत्पादन होता है। तो प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा ऐसे वायरस लेस विषाणु रहित शुगर केन या गन्ने के पादप प्राप्त किए गए, जिनसे कि ज़्यादा शुगर या चीनी का प्रोडक्शन या उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, तो शुगर के ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए, चीनी के ज़्यादा उत्पादन के लिए भी प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर शुगर के उत्पादन के साथ साथ ही वायरस लेस प्लांट, विषाणु रहित पादपों के उत्पादन में भी प्लांट टिश्यू कल्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, इसके अलावा वेजिटेबल्स के प्रोडक्शन के अंदर जो ऑयल यील्डिंग प्लांट्स है, जिनसे तेल प्राप्त होता है, उनके उत्पादन में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स यानी कि जो सब्जियां वगैरह है, उनके उत्पादन में भी प्लांट टिश्यू कल्चर या पादप उत्तक संवर्धन का महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो ऑयल यील्डिंग प्लांट है, ठीक है, जैसे सरसों है, उनके बीजों से ज़्यादा तेल प्राप्त हो, ऐसे प्लांट्स का निर्माण भी पादप उत्तक संवर्धन के द्वारा किया जा सकता है, जिससे ज़्यादा ऑयल या तेल अपन को प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ एप्लीकेशंस या अनुप्रयोग अपन प्लांट टिश्यू कल्चर या पादप उत्तक संवर्धन के बता सकते हैं। स्पाइसेज के प्रोडक्शन में, फाइबर्स यानी कि रेशे के उत्पादन में, फ्लोरिकल्चर के अंदर शुगर या चीनी के उत्पादन में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा सब्जियां वगैरह या जो सजावटी पादप हैं उनके निर्माण में, और ऑयल यील्डिंग प्लांट्स, ऐसे पादप जिनके बीजों से तेल प्राप्त होता है, ऐसे पादपों का भी व्यापारिक उस स्तर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन आप प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये है प्लांट टिश्यू कल्चर के एप्लीकेशन।
लास्ट जो अपने टॉपिक है एंथर कल्चर एंड एम्ब्रियो कल्चर, इनके ऊपर कई बार जो शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चंस है, छोटे जो क्वेश्चंस है वो कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, तो उनके बारे में अपन बात करते हैं। एंथर एंड लास्ट जो टॉपिक है इस यूनिट से एंथर एंड एम्ब्रियो कल्चर, एंथर एंड एम्ब्रियो कल्चर। एंथर परागकोश और एम्ब्रियो बोलते हैं भ्रूण को। देखिए एंथर या परागकोश जो है वो एक हैप्लोइड स्ट्रक्चर है, अगुणित संरचना है। प्लांट में फ्लावर के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसे अपन एंथर बोलते हैं या जिसे स्टेमिन बोलते हैं, जिसे अपन ये कह सकते हैं मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जैसे किसी फ्लावर के अंदर मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है स्ट्रक्चर वो इस प्रकार की होती है, जिसे अपन हिंदी के अंदर तो बोलते हैं पुंकेसर और इंग्लिश के अंदर स्टेमिन बोलते हैं। और इस पुंकेसर या स्टेमिन का ये जो बाइलोब्ड द्विपालित भाग है इसे अपन बोलते हैं एंथर या परागकोश। और ये एंथर या परागकोश वाला भाग जो है वो हैप्लोइड होता है। यहाँ पर मियोसिस के द्वारा हैप्लोइड माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु बनते हैं जिनसे आगे चल करके पोलन ग्रेन्स बनेंगे। तो पोलन ग्रेन यानी कि परागकण या एंथर जो है वो हैप्लोइड स्ट्रक्चर है, तो इनसे बनने वाले जो प्लांट्स होंगे वो भी हैप्लोइड या एगुणित होंगे। तो किसी पादप के परागकोश वाले भाग या फिर परागकोश के अंदर पाए जाने वाले परागकण या पोलन ग्रेन्स जो है उनके जर्मिनेशन के द्वारा या उनको आप किसी कल्चर मीडिया के अंदर कल्चर करवा करके हैप्लोइड प्लांट्स या एगुणित पादपों का निर्माण कर सकते हैं। यदि अपन बात करें एम्ब्रियो कल्चर की, तो किसी प्लांट के अंदर फर्टिलाइजेशन या निषेचन होने के बाद में जब ओव्यूल या बीजांड के अंदर एम्ब्रियो का निर्माण हो चुका है तो उस एम्ब्रियो को आइसोलेट करके उसे आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया के अंदर ग्रो करवा करके कम समय के अंदर आप उस पर्टिकुलर एम्ब्रियो से प्लांट का फॉर्मेशन करवा सकते हैं। नॉर्मल तरीके से यदि अपन देखें तो उस एम्ब्रियो या भ्रूण से नए प्लांट के निर्माण में काफ़ी ज़्यादा समय लगता। जो ओव्यूल है वो बीज में परिवर्तित होता, बीज लंबे टाइम तक डोरमेंट स्टेज के अंदर या सुषुप्त अवस्था के अंदर रहता, फिर बीज को जब उगाया जाता तो उससे नया पादप बनता। लेकिन एम्ब्रियो कल्चर के द्वारा फर्टिलाइजेशन होने के बाद में, निषेचन होने के बाद में ओव्यूल या बीजांड से आपने उस एम्ब्रियो या भ्रूण को निकाल लिया और एम्ब्रियो या भ्रूण को निकालने के बाद में उसे आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया के अंदर कृत्रिम संवर्धन माध्यम के अंदर आपने संवर्धित करवाया और उससे नए प्लांट्स का फॉर्मेशन कर लिया। एम्ब्रियो कल्चर का बेनिफिट ये है कि जो एम्ब्रियो कल्चर के द्वारा कम समय के अंदर ज़्यादा प्लांट आप एक तो प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्लांट बनेंगे वो अपने जेनेटिक प्लांट से बिल्कुल सिमिलर होंगे और डिप्लॉइड होंगे, वो हैप्लॉइड नहीं होंगे, क्योंकि प्लांट जो हैप्लॉइड होते हैं वो स्टेराइल या बंदे होने की उनकी संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो एम्ब्रियो कल्चर या भ्रूण संवर्धन के ये फायदे हैं। ठीक है, लास्ट में अपन एम्ब्रियो कल्चर के एप्लीकेशंस या अनुप्रयोग पढ़ लेते हैं। एम्ब्रियो कल्चर के एप्लीकेशंस या अनुप्रयोग। एम्ब्रियो कल्चर या भ्रूण संवर्धन के सबसे महत्वपूर्ण एप्लीकेशन या अनुप्रयोगों की यदि अपन बात करें तो यहाँ पर एक तो प्रजनन प्रक्रिया को कम किया जा सकता है इसके द्वारा। पहला अनुप्रयोग तो यह है प्रजनन प्रक्रिया को कम करना। आप एम्ब्रियो को कल्चर करवाएंगे तो रिप्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है, रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसको आप कम कर सकते हैं एम्ब्रियो कल्चर के द्वारा। सेकंड इसका एप्लीकेशन या अनुप्रयोग बीज की जो वायबिलिटी टेस्ट है, सीड या बीज जो है उसका वायबिलिटी टेस्ट, यानी कि
उसकी जीवन क्षमता का परीक्षण भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो रेयर प्लांट्स हैं, रेयर प्लांट का मतलब है ऐसे पादप जो दुर्लभ है, जो बहुत ही कम है, हो सकता है आने वाले समय में वो एक्सटिंक्ट हो जाए, उन प्लांट्स को आप कम समय के अंदर, अब रेयर प्लांट है मतलब एनवायरमेंटल कंडीशंस उन प्लांट्स के लिए फेवरेबल नहीं है, अनुकूल नहीं है, तो ऐसे पादपों में आप एम्ब्रियो कल्चर के द्वारा कम समय के अंदर ज़्यादा प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो रेयर प्लांट है, दुर्लभ पादप जो है, उनके लिए भी एम्ब्रियो कल्चर टेक्निक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक हो सकती है। ये इसका थर्ड या तीसरा एप्लीकेशन हो गया। नेक्स्ट, दुर्लभ संकर की प्राप्ति, जो रेयर हाइब्रिड है वो भी आप इसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। रेयर हाइब्रिड या दुर्लभ संकर जो पादप है, हाइब्रिड प्लांट जो है, उसका निर्माण भी आप एम्ब्रियो कल्चर या भ्रूण संवर्धन के द्वारा करवा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये यूनिट थर्ड का अपना लास्ट टॉपिक एंथर एंड एम्ब्रियो कल्चर, परागकोश और भ्रूण संवर्धन क्या है, इसके अनुप्रयोग क्या है, ये आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो इस प्रकार से यूनिट थर्ड के अंदर अपन ने ये 3 या 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन किया है, जिसमें प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक क्या है और इसके एप्लीकेशन क्या है। एक तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा माइक्रो प्रोपेगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर या प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन, और शॉर्ट नोट टाइप में कई बार मॉर्फोजेनेसिस या एम्ब्रियो कल्चर और एंथर कल्चर के ऊपर शॉर्ट नोट टाइप का जो क्वेश्चन है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखने वाला जो प्रश्न है, वो इस पोर्शन से आ सकता है। ठीक है जी, तो इस प्रकार से ये जो अपना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वाला जो पेपर है, उसकी पहली जो 3 यूनिट्स है उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने डिस्कस कर लिए हैं। यूनिट फर्स्ट और सेकंड जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड है उसके, और यूनिट थर्ड में यहाँ पर अपन बायोटेक्नोलॉजी का जो फर्स्ट पोर्शन है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो अपने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे होंगे। यदि वीडियो लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और बाकी यदि आप डिटेल से सारे पेपर्स को पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आई स्टडी ऑनलाइन का जो ऐप है, उस ऐप को आप डाउनलोड करके अपनी यूनिवर्सिटी, अपने ईयर के हिसाब से कोर्स परचेज करके डिटेल में भी सारे पेपर्स को वहाँ पर पढ़ सकते हैं, जिसमें बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री यदि आप CBZ से हैं, और यदि आप PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हैं तो वहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के सारे पेपर्स वहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेंगे, जिसमें मात्र 181 रुपये चार्ज के अंदर आपको तीनों सब्जेक्ट्स के पेपर जो है, तीनों पेपर्स वो अवेलेबल करवाई जाएंगे। ठीक है, और वहाँ पर लगभग सिलेबस पूरा भी हो चुका है, तो आप ऐप को डाउनलोड करके अपने सारे पेपर्स वहाँ से क्लियर कर सकते हैं, वहाँ पर अलग से नोट्स बना सकते हैं। अब तक आपके पास इतना टाइम है, एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम है, तो आप आसानी से वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो क्लासेज है वो अपनी इसी प्रकार से चलती रहेगी। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।